हाय फ्रेंड्स और मेरे डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं एके झा और स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल एके झा कॉमर्स कैंप में एक बार फिर से। चलिए, आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 11th के ही अकाउंटेंसी के एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर के बारे में, जिसका नाम है बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट भी जो है आपके सिलेबस में इंक्लूडेड है, बिकॉज जब अल्ट्रेशन हुआ था सिलेबस में, जब चेंजेज आया था तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज को हटा दिया गया था बट इसको एज इट इज़ रखा गया था क्लास 11 के सिलेबस में। तो आज बात करेंगे हम लोग इसी चैप्टर के बारे में, बीआरएस के बारे में, बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। इसका मतलब क्या होता है सर? जैसा कि नाम से ही क्लियर होता है, बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट, अ स्टेटमेंट विच इज प्रिपेयर्ड टू रिकॉन्साइल द डिस्प्यूट्स बिटवीन द बैंक एंड द अकाउंट होल्डर और द इंडिविजुअल। एक इंडिविजुअल और एक अकाउंट होल्डर जो बिजनेसमैन होता है, उसके अकाउंटिंग के अकॉर्डिंग बैंक बैलेंस और बैंक के पासबुक के अकॉर्डिंग बैंक बैलेंस में जो डिफरेंसेस है, उन डिफरेंसेस को मैच करने के लिए, रिकॉन्साइल का मतलब होता है मैच करना, टू मैच, ठीक है। तो वो रिकॉन्साइल करना, मैच करना, ताकि जो इंफॉर्मेशंस, जो डेटा आपका पासबुक शो कर रहा है वही डेटा आपका कैशबुक भी शो कर रहा है या नहीं, इस चीज़ के लिए ये स्टेटमेंट तैयार किया जाता है। अब इस स्टेटमेंट को तैयार करता कौन है? इस स्टेटमेंट को तैयार करता है एक इंडिविजुअल। कौन तैयार करता है? सारी चीज़ें इसमें पासबुक के हिसाब से होती है, क्योंकि हम ये मानकर चलते हैं कि बैंक पासबुक में जो चीज़ें इंक्लूडेड, जो चीज़ें मतलब रिकॉर्डेड है, या बैंक पासबुक में जो चीज़ें इंटर्ड है, उसी के हिसाब से हम अपने आप को मेंटेन करेंगे कैशबुक को। जैसे देखिएगा, अब बनाता कौन है इसको? कैशबुक। हम एक अकाउंट होल्डर है बैंक में, हम एक अकाउंट होल्डर है, ठीक है। अब हमारा जो है किसी बैंक में अकाउंट है, मान लीजिए हमारा HDFC बैंक में अकाउंट है, ठीक है। अब उस बैंक में हमारा अकाउंट है तो हम मेंटेन करेंगे कैशबुक। हमारे पास एक बुक होगा, कैशबुक, ठीक है। लास्ट वीडियो में भी आपने देखा होगा, कैशबुक के बारे में चर्चा हुई थी। तो हमारे पास एक बुक है जिसको हम लोग बोलते हैं कैशबुक, और बैंक मेंटेन करती है पासबुक। अब कैशबुक का जो फेवरेबल बैलेंस होता है वो होता है डेबिट बैलेंस, और अनफेवरेबल बैलेंस होता है क्रेडिट बैलेंस। तो अनफेवरेबल पे अभी बात हम नहीं करेंगे। फेवरेबल अनफेवरेबल आपको पता होगा, प्लस माइनस, ठीक है, नेगेटिव पॉजिटिव। पासबुक का जो फेवरेबल बैलेंस होता है वो क्रेडिट होता है। अब जैसे देखते होंगे आपके अकाउंट में मैसेज, आपके मोबाइल में मैसेज आता होगा कि योर अकाउंट हैज़ बीन क्रेडिटेड और अकाउंट हैज़ बीन डेबिटेड। तो दोनों में खुशी किस में ज़्यादा होता है? खुशी होता है योर अकाउंट हैज़ बीन क्रेडिटेड में, ठीक है। तो बात करते हैं आगे। अब देखिएगा, अकाउंट होल्डर है हम, और हमारा अकाउंट है HDFC बैंक में। अब HDFC बैंक मेंटेन करवाएगी पासबुक, और हम मेंटेन करेंगे क्या? कैशबुक। तो सिंपल सी बात है, कैशबुक का बैलेंस पासबुक के बैलेंस से अगर मैच कर गया तो फिर इस स्टेटमेंट को बनाने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन अगर कोई डिस्प्यूट है तो फिर हम उस हिसाब से रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट तैयार करेंगे, ठीक है, और वो करना पड़ेगा भी, ठीक है। अब रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट तैयार करेंगे तो करेंगे कैसे सर? इसको बनाने के 4 तरीके होते हैं, ठीक है। आपको क्या दिया रहेगा? देखिए यहाँ पर डेबिट बैलेंस एज पर कैशबुक दिया रहेगा, और आपको लाना क्या रहेगा? क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक, ठीक है, ठीक है। ये मैच करना चाहिए। अगर ये मैच कर रहा है तो अच्छी बात है, नहीं मैच कर रहा है तो फिर आपको करना पड़ेगा। आपको दिया क्या रहेगा? दोनों में से कुछ भी क्वेश्चन में आपको दिया रह सकता है, और उसके बाद कुछ इन्फॉर्मेशन आपको दिए रहेंगे कि ये हुआ, ऐसे हुआ, चेक्स डिपॉजिटेड इनटू बैंक बट नॉट कलेक्टेड, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, है ना, अमाउंट डायरेक्टली डिपॉजिटेड बाय द कस्टमर इन द अकाउंट, ठीक है। इस तरह से आपके बहुत सारे ट्रांजेक्शन्स आपको शो करेंगे, जो कि आपको कैशबुक के हिसाब से अगर जाते हैं तो आपको पासबुक का बैलेंस लाना होगा। और पासबुक का कौन सा बैलेंस? क्रेडिट बैलेंस। तो ध्यान रहे कि फेवरेबल बैलेंस की अगर बात करें तो कैशबुक का डेबिट बैलेंस और पासबुक का क्रेडिट बैलेंस फेवरेबल होता है। अब आते हैं कि सर इसका अपोजिट भी हो सकता है क्या? क्रेडिट बैलेंस एज पर कैशबुक और डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक। दोनों ही उल्टा होता है। उल्टा मतलब नेगेटिव, इसको हम लोग बोलेंगे नेगेटिव बैलेंस या फिर अनफेवरेबल बैलेंस। इज दैट क्लियर?
तो ये बाद में करेंगे। अगर ये सीख जाते हैं तो ये सीखने में कोई मुश्किल नहीं है, कोई परेशानी नहीं होगी। आइटम्स वही होते हैं, कुछ आइटम्स को यहाँ ऐड किया जाता है, कुछ आइटम्स को यहाँ लेस किया जाता है, और सारी चीज़ें कैशबुक विथ डेबिट बैलेंस एज पर कैशबुक अगर आप लेकर चलते हैं ना, उसको अगर आप सीख लेते हैं, एक फॉर्मेट अगर आप ध्यान में रख लेते हैं कि कैशबुक के डेबिट बैलेंस में क्या क्या चीज़ें ऐड होंगी और क्या क्या चीज़ें लेस करना पड़ेगा ताकि हमारा पासबुक का जो क्रेडिट बैलेंस है वो आ जाए। जो बच्चे एक बार भी इस चैप्टर को अगर थोड़ा बहुत भी पढ़े होंगे उनको समझ में आ रहा होगा मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। बाद बाकी जिन्होंने चैप्टर छुआ ही नहीं है उनको लग रहा होगा कि सर बाउंस हो रहा है, मेरे सर के ऊपर से निकल रहा है, डेबिट बैलेंस क्रेडिट बैलेंस क्या बोल रहे हैं, ठीक है। तो देखिएगा ये वीडियो सिर्फ आपके हेल्प के लिए है, ये नहीं समझिएगा कि इससे पूरा आपका चैप्टर आपको क्लियर हो जाएगा, सारा क्वेश्चन आप बना लेंगे। ये आपका एक तरह से हेल्प मतलब आपको हो जाएगा, क्वेश्चन बनाने में आपको सपोर्ट मिल जाएगा, ठीक है, बस यही होगा। तो देखिएगा कैशबुक पासबुक, कैशबुक बनाता है कस्टमर्स और पासबुक मेंटेन करती है बैंक। अब हमको किसी भी तरह से घूम फिर के बैंक के हिसाब से ही काम करना है। वी हैव टू गो एज पर द बैंक्स रिक्वायरमेंट, ठीक है, बैंक का इंफॉर्मेशन जो होगा। तो सबसे पहले बात करेंगे डेबिट बैलेंस एज पर कैशबुक, ये क्या है। मान लीजिए छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। अब एक कुछ एग्जांपल्स लेंगे उसके बाद समझ में आएगा, मिटाना, ठीक है। तो ये अब मान लीजिए कि हमारा कैशबुक एक टाइम पे 1 लाख शो कर रहा है, 1 लाख रुपीज़ डेबिट बैलेंस शो कर रहा है, और हमारा पासबुक यानी कि हमारा बैंक बैलेंस भी 1 लाख रुपये शो कर रहा है। कोई डाउट नहीं है, आराम से दोनों चीज़ें मैच कर रही है। वी डोंट नीड टू प्रिपेयर अ बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट बिकॉज द अमाउंट इज मैच्ड हेयर, और अमाउंट मैच कर रहा है तो सिंपल सी बात है, इसकी जरूरत, प्रॉब्लम ही नहीं है तो सॉल्यूशन किसका ढूंढेंगे, प्रॉब्लम होगा तब ना सॉल्यूशन ढूंढेंगे भाई, सिंपल सी बात है। तो अब आते हैं कि सर कैशबुक पासबुक ये क्लियर हो गया। अब आता है कि सर तो इसमें डिस्प्यूट कैसे होगा बताइएगा। जैसे मान लीजिए कि इसमें एक आइटम आ जाता है, ठीक है, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। मान लीजिए चेक इशूड एंड चेक डिपॉजिटेड कलेक्टेड, इस सब में अंतर होता है। चेक इशूड का मतलब है कि हमने किसी को चेक दिया, और चेक कलेक्टेड या चेक सेंट टू बैंक मतलब कि हमको कोई चेक दिया था वो हम बैंक में डाले, दोनों में अंतर समझ लीजिएगा। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, इसका मतलब समझिएगा कि हमने किसी व्यक्ति को बोला कि भैया मेरे अकाउंट से इतना पैसा तुम निकाल लेना, ठीक है। तो अगला बंदा जो है वो 10,000 रुपया किसी को बोले थे कि तुम मेरे अकाउंट से निकाल लेना, कितना निकाल लेना, 10,000 रुपया निकाल लेना। अब अगला नहीं निकाला, हम तो दे दिए उसको, हम तो उसको 10,000 रुपया का चेक दे दिए और अपने कैशबुक से 10,000 रुपया घटा लिए, तो हमारा कैशबुक कितना शो करेगा, 90,000। अब वो जाके बैंक में पैसा चेक दिखाया ही नहीं, चेक जाके बैंक में डिपॉजिट किया ही नहीं या प्रेजेंट किया ही नहीं, तो पासबुक बैलेंस तो मेरा नहीं घटा ना, मेरा पासबुक बैलेंस तो जस्ट का तस रह गया, ठीक है। 4-5 एग्जांपल से आप समझ जाएंगे। तो पासबुक बैलेंस अगर हमारा 1 लाख शो कर रहा है और कैशबुक बैलेंस कितना शो कर रहा है, 90,000, तो क्योंकि पासबुक बैलेंस अभी भी 1 लाख शो करेगा क्योंकि पैसा तो उससे निकला नहीं ना बैंक से, हमने आपको दे दिया कि भाई जाके मेरे अकाउंट से पैसा निकाल लीजिएगा, और हम उसी समय चेक काट कर दिए। और कैशबुक तो चूंकि हम मैनुअली मेंटेन करते हैं, सिस्टम पे भी मेंटेन करेंगे तो मैनुअली ही हुआ एक तरह से, तो हम अपने कैशबुक में से 10,000 रुपया घटा दिए कि अब मेरे अकाउंट का पैसा, अकाउंट में जो पैसा है वो अब 90,000 हो गया होगा, क्योंकि अगला भजा लिया होगा, चेक जा करके निकाल लिया होगा, पैसा विड्रॉ कर लिया होगा, लेकिन अगला गया ही नहीं। क्या लिखा हुआ है, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, अगले ने जाकर चेक को पेमेंट के लिए प्रेजेंट ही नहीं किया, तो सिंपल सी बात है मेरा पासबुक बैलेंस अभी भी कितना शो करेगा, 1 लाख रुपीज़, ठीक है, जो कि डिफरेंस क्रिएट कर रहा है। तो देखिए यहाँ 90,000, यहाँ 1 लाख, तो हमको क्या करना होगा, फिर से हमें वापस इस आइटम को ऐड कर देना होगा। तो 90,000 में फिर 10,000 ऐड करेंगे तो फिर कितना हो जाएगा, 1 लाख रुपया। ये पहला आइटम था, ठीक है। अब एक और तरीका, एक और एग्जाम्पल समझिएगा, इसमें एक दो चीज़ और ऐड करते हैं। दूसरा चीज़ क्या है, चेक sent to bank for collection but not collected, इसको क्या करेंगे भैया, इसको ऐड करेंगे, ठीक है। चेक, पहले सुनिएगा, चेक सेंट टू बैंक फॉर कलेक्शन
बट नॉट कलेक्टेड। मान लीजिए ये है 10,000 का, कितने का है, फिर से एग्जांपल हम उसी पे दे रहे हैं 1 लाख पे। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट एक स्टेटमेंट है जो कि एक सर्टेन डेट को तैयार किया जाता है। सो इसका आप डेट एक निर्धारित होता है। ट्रायल बैलेंस बनाते हैं वो स्टेटमेंट होता है, बैलेंस शीट स्टेटमेंट होता है, बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट ये भी आपका स्टेटमेंट होता है। तो ऑल द स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड ऑन अ पर्टिकुलर डेट and all the accounts are prepared for a particular period. You have to be very careful about that, because हम लोग भी जब पढ़ते थे तो बैलेंस शीट को अकाउंट बोल दिया जाता था, कंफ्यूजन क्रिएट होता था कि बैलेंस शीट अकाउंट है कि बैलेंस शीट स्टेटमेंट है। इट वाज नॉट सो क्लियर एट दैट टाइम, ठीक है। तो आप जान लिए कि स्टेटमेंट्स जो है वो किसी खास डेट पे तैयार किया जाता है। जैसे मैं आपको 2-3 स्टेटमेंट्स का नाम बता दूं, बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट, ट्रायल बैलेंस इज अ स्टेटमेंट नॉट एन अकाउंट। ध्यान रखिएगा, ट्रायल बैलेंस अकाउंट नहीं होता है, वो स्टेटमेंट होता है। तीसरा, बैलेंस शीट स्टेटमेंट होता है, अकाउंट नहीं होता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो है आप ध्यान रखेंगे। तो बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट जो है वो एक स्टेटमेंट है, ये सर्टेन डेट को बनाया जाता है। मान लीजिए 31 अक्टूबर को बनाया गया, लास्ट 31 अक्टूबर अभी बीता है, और जो चेक है हमको कोई आदमी चेक दिया, ठीक है। अब वो चेक हम रख के, तो चेक का तो हम अचार नहीं डालेंगे, चेक को क्या करेंगे, बैंक में भेजेंगे, तो उसे पैसा आएगा, तो उस पैसे का काम करेंगे। तो उस चेक को हम जाकर के बैंक में दे दिए, और बैंक में देने के बाद हम तुरंत अपना कैशबुक बैलेंस में उसको ऐड कर दिए कि मेरे अकाउंट में तो पैसा आ ही जाएगा। तो हम 1,10,000 अपना कैशबुक का बैलेंस कर लिए, लेकिन वो चेक मेरे अकाउंट में पहुंचा नहीं। उसका बैलेंस क्या लिखा हुआ है, चेक सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन बट नॉट कलेक्टेड येट, अभी तक वो कलेक्ट नहीं हुआ है। तो उस कंडीशन में क्या करना है, उस कंडीशन में हमें पासबुक बैलेंस में के हिसाब से काम करने के लिए क्या करना होगा, फिर से इसको 10,000 घटाना होगा। बिकॉज आपको मैंने ऑलरेडी कह दिया है, इसी वीडियो में मैंने थोड़ी देर पहले समझाया कि हमको काम किसके हिसाब से करना है, हमको काम बैंक के हिसाब से करना है। हम अपने हिसाब से नहीं कर सकते हैं, हमको काम किसके हिसाब से करना है, बैंक के हिसाब से करना है, ठीक है। तो बैंक क्या कर रहा है कि अभी 1 लाख रुपया तुम्हारे अकाउंट में, अभी 1,10,000 तुम्हारे अकाउंट में नहीं है। तो भैया जब नहीं है तो सिंपल सी बात है, आपको 1 लाख प्लस 10,000 1,10,000 हो जाता है। यहाँ पर बैंक में पासबुक में कितना है, 1 लाख है, तो आपको 1,10,000 को 1 लाख करने के लिए क्या करना होगा, ऐड करना होगा कि लेस करना होगा। एकदम तोड़ के समझा रहे हैं, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे, इस आइटम को लेस करते हैं, ठीक है। एक और आइटम लेते हैं, एनी अमाउंट, लिखिए एन अमाउंट डिपॉजिटेड बाय एनी कस्टमर डायरेक्टली इन द अकाउंट। मान लीजिए कि एक आदमी है, मेरे अकाउंट में 5,000 रुपया डायरेक्टली डाल दिया। तीसरा एग्जांपल है, 1-2 एग्जांपल हो चुका है, तीसरा एग्जांपल है, एक आदमी मेरे अकाउंट में डायरेक्टली 5,000 रुपया डाल दिया, हमको पता भी नहीं है इस चीज़ का। क्या नहीं है पता, हमको पता ही नहीं है। आप में से कोई आकर के मेरे अकाउंट में, मान लो कोई स्टूडेंट ही आकर के मेरे अकाउंट में 5,000 रुपया डाल दिया कि सर ये आपका फीस है, और हमको भेजा भी नहीं स्क्रीनशॉट, ना कोई डिटेल, ना कुछ इन्फॉर्मेशन, और मेरा अकाउंट बैलेंस बढ़ गया था। कितना हो गया था मेरा अकाउंट बैलेंस, 1,05,000। मेरा अकाउंट बैलेंस कितना हो गया था, 1,05,000 रुपया, ठीक है, ध्यान रहेगा। तो क्या बोला था कि पासबुक बैलेंस कितना शो कर रहा है, 1,05,000, और कैशबुक बैलेंस कितना शो कर रहा है, अभी भी 1 लाख शो कर रहा है। तो वी हैव टू इंक्रीज आवर कैशबुक बैलेंस। तो इंक्रीज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा 5,000। तो कितना हो जाएगा, 1,05,000, ठीक है। तो ये हो गया आपका 5,000। तो यहाँ पर इसको भी क्या करेंगे, ऐड करेंगे। ध्यान दीजिएगा, बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट में ये सारी चीज़ें की जाती हैं। उसके बाद मान लीजिए कि कोई एन अमाउंट रॉन्गली डिपॉजिटेड या रॉन्गली क्रेडिटेड इन द पासबुक, ठीक है। कोई अमाउंट अगर रॉन्गली क्रेडिटेड हो गया पासबुक में, फिर से हम इसको 1 लाख पे ले जाते हैं, ठीक है। 1 लाख पे ही सारा एग्जांपल देना है। मान लीजिए एन अमाउंट रॉन्गली क्रेडिटेड इन द पासबुक। मान लीजिए 5,000 रुपया जो है मेरे अकाउंट में रॉन्गली क्रेडिटेड हो गया, अचानक से गलती से मेरे अकाउंट में आ गया,
ठीक है सर, इसका भी अकाउंटिंग होगा? बिल्कुल होगा। देखिए क्या होगा, अब मेरे अकाउंट में कोई आदमी गलती से, किसी का गलती से मेरे अकाउंट में पैसा आ गया 5,000 रुपया, तो 5,000 रुपया आ गया तो मेरा अकाउंट बैलेंस कितना शो करेगा? पासबुक बैलेंस 1,05,000। लेकिन अकाउंट बैलेंस 1,05,000 शो करेगा, लेकिन कैशबुक बैलेंस कितना शो कर रहा है? अभी भी 1 लाख ही शो कर रहा है। तो भैया ये तो हो गया उटपटांग बात। तो फिर क्या करना होगा? हमको इसको ऐड करना होगा। क्या करना होगा इसमें? फिर 5,000 ऐड करना होगा, तो फिर दोनों तरफ 1,05,000 होगा। इस आइटम्स को आप देख लीजिए। इसी तरह से आपको 10-15 आइटम होगा, 8-9 आइटम ऐड करने के लिए, 5-7 आइटम लेस करने के लिए होगा। ठीक है, इस तरह से। अब मान लीजिए कि चेक इशूड बट प्रेजेंटेड आफ्टर द डेट ऑफ रिकॉन्सिलिएशन, ये भी एक मुद्दा है। हम चेक इशू कर दिए किसी को, आप में से किसी को चेक इशू कर दिए, चेक जा करके आप भुनाए कब? बैंक मतलब रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट तैयार होने के बाद भुनाए। ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या करेंगे? ऐड कर देंगे। क्या उसको भी? जैसे मान लीजिए कि चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड पेमेंट को ऐड किए हैं ना, उसी तरह से उस आइटम को भी ऐड कर देंगे। क्योंकि इतना जगह नहीं है यहाँ पे, तो आप देख लीजिए, सुन लीजिए कुछ चीज़ें। तो जैसे मान लीजिए कि चेक इशूड बट प्रेजेंटेड आफ्टर द डेट ऑफ रिकॉन्सिलिएशन, 28 अक्टूबर को किसी को चेक इशू किए। ठीक है, अब हम समझ रहे थे कि वो अगला आदमी जाकर के 31 अक्टूबर तक चेक को भुना लेगा, विड्रॉ कर लेगा बैंक से, लेकिन अगला आदमी गया ही नहीं। वो चेक को जेब में मोड़ के रखा हुआ था, वैसे ही मोड़ के रखा रह गया। He did not deposited the check into bank। अब उस कंडीशन में क्या होगा कि मेरा पासबुक बैलेंस जैसे था 1 लाख वैसे ही रह जाएगा, और हमारा कैशबुक बैलेंस, चूंकि हम तो उसको दिए और 10,000 रुपये यहाँ से घटा दिए, तो हमारा कितना हो गया कैशबुक बैलेंस? 90,000। अब 90,000 को 1 लाख करने के लिए क्या करेंगे? उस आइटम को भी ऐड करेंगे। ठीक है, आप फॉर्मेट देखेंगे, कैशबुक बैलेंस का जो फॉर्मेट है, बैलेंस एज पर कैशबुक के का जो बैलेंस एज पर कैशबुक, यानी डेबिट बैलेंस एज पर कैशबुक, डेबिट बैलेंस एज पर कैशबुक आप देखेंगे, उसमें जैसे जैसे रहता है, उस जितने भी आइटम्स को बैलेंस एज पर कैशबुक के डेबिट साइड वाले बैलेंस में मतलब ऐड किया जाता है, और कुछ आइटम्स को डेबिट बैलेंस एज पर कैशबुक में से लेस किया जाता है, तो जब ऐड लेस करने वाला आइटम कैशबुक के डेबिट बैलेंस से जो आइटम ऐड होता है, पासबुक के क्रेडिट बैलेंस में वो सब आइटम क्या हो जाएगा? लेस हो जाएगा। ठीक है, ये सब छोटा छोटा ट्रिक है, समझिएगा। कैशबुक के डेबिट आइटम में मान लीजिए कि ये कैशबुक के डेबिट बैलेंस में ऐड हो रहा है, ये लेस हो रहा है, ये ऐड हो रहा है, ये ऐड हो रहा है। ठीक है, उसी तरह से जब हम पासबुक का बैलेंस, कभी कभी क्या रहेगा कि पासबुक का बैलेंस दिया रहेगा और कैशबुक का बैलेंस आपको निकालना रहेगा, तो उस कंडीशन में आपको जब इसके हिसाब से जाएंगे तो हमको क्या करना होगा? जितना भी कैशबुक में ऐड किए उस सबको पासबुक में क्या करना होता है? लेस करना होता है। और जितना भी आइटम कैशबुक में लेस किए उस सबको पासबुक में क्या करना होगा? ऐड करना होगा। इज दैट क्लियर? तो आई होप जो बेसिक कॉन्सेप्ट है बैंक रिकॉन्सिलिएशन का वो आपको समझ में आ गया होगा। और कोई तरह की कोई कठिनाई हो, कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर कमेंट कर देंगे। अपने फ्रेंड्स तक जिनको ज़रूरत है बीआरएस को समझने की, जिनको डाउट्स है बीआरएस में, उन तक इस वीडियो को जरूर पहुंचा दीजिएगा। कॉन्सेप्ट बहुत ही सिंपल तरीके से दिया गया है। चैनल, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को हिट कर दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोस की जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंचे। तब तक के लिए धन्यवाद। बाय, हैव अ नाइस डे।